नो कि हमने स्टार्ट किया हुआ था चैप्टर हमारा बायोमैकेनिक्स ऑफ ह्यूमन स्पाइन। हमारे इस चैप्टर के अंदर अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो जी होगा हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क का स्ट्रक्चर। तो हम पढ़ेंगे जी इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब इंटरवर्टिब्रल इस डिस्क के टॉपिक के अंदर जो हमने मेन चीज़ें पढ़नी है आज के इस वीडियो के अंदर वो होगा हमारे पास व्हाट इज़ इंटरवर्टिब्रल डिस्क। सबसे पहले हम देखेंगे जी ये क्या होता है। सेकंड पे दो इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स अगर आप इसी तरतीब से याद भी रखेंगे ना तो आपको टॉपिक जो है क्योंकि थोड़ा सा लेंथी है तो ये जहन में भी रह जाएगा। थर्ड पे हमारे पास जो चीज़ आएगी वो आएगी जी इसका हमारे पास क्या स्ट्रक्चर है इंटरवर्टिब्रल डिस्क का। फिर उसके स्ट्रक्चर्स को भी हम आगे थोड़ा थोड़ा डिटेल में देखेंगे एंड देन हम मैकेनिकली देखेंगे कि इसके स्ट्रक्चर्स जो होते हैं वो किस तरह से फंक्शन जो होते हैं ना वो परफॉर्म कर रहे होते हैं। एंड देन हमारे पास आ जाएगा जी जब हमारे पास लोड बढ़ता है इंटरवर्टिब्रल डिस्क पे तो क्या उसका बिहेवियर होता है, यानी कि अंदर जो हमारे पास कंपोनेंट्स हैं जो है वो क्या किस तरह से काम कर रहे होते हैं डिस्क के ऊपर जो लोड पड़ा है उसको बेयर करने के लिए। एट द एंड फिर हम देखेंगे कुछ हमारे पास एग्जाम्पल होगी एस्ट्रोनॉट की और उसके बाद एट द एंड हम देख लेंगे जी हमारे पास जो डिजेनरेटिव चेंजेस होती है ना उसके हवाले से हम कुछ बात कर लेंगे। आज हम स्टार्ट करते हैं हमारा सबसे पहले जी इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो होती है ना वो क्या होता है। तो इंटरवर्टिब्रल डिस्क हमारे पास क्या होती है, एक कुशन होता है बिटवीन टू वर्टिब्रास। बेसिकली एक जॉइंट है जो कि हमारे फॉर एग्जांपल ये हमारे पास हमारा एक वर्टिब्रल डिस्क वो पड़ा हुआ है वर्टिब्रा पड़ा हुआ है, ये हमारे पास हमारा दूसरा वर्टिब्रा पड़ा हुआ है। अब ये हमारे पास ये तो इनके साइड पे अगर हम बात करें ना कुछ अदर स्ट्रक्चर्स हैं, ये हम बात करें मेनली इसकी क्या है वर्टिब्रल बॉडी वर्टिब्रा की तो दो वर्टिब्रल बॉडीज को जो आपस में कनेक्ट कर रहा होता है एक हमारे पास कुशन लाइक एक कार्टिलेज का बना हुआ फाइब्रो कार्टिलेजिनस डिस्क होती है, ये हमारे पास ये कुशन की तरह एक्ट कर रही होती है दो वर्टिब्रा के दरमियान। तो इसी को हम क्या कहते हैं जी इंटरवर्टिब्रल डिस्क और इस जॉइंट को हम क्या नाम देते हैं जी इंटरवर्टिब्रल डिस्क जॉइंट। और ये एक सिंफिसिस जॉइंट होता है दो वर्टिब्रास के दरमियान में। ऑल अबाउट द व्हाट इज इंटरवर्टिब्रल डिस्क। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास आती है जी दो जो मैंने आपको बताया था कि जो दो इंपॉर्टेंट मेन पॉइंट्स हमारे पास आते हैं। अब जो हमारे पास दो मेन पॉइंट्स आते हैं ना उसके अंदर हमारे पास ये बात आती है जो हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है हमारी, अगर हम देखा जाए क्योंकि देखो ना ये एक वर्टिब्रा ये दूसरा वर्टिब्रा ये फिर और इन एडजेसेंट वर्टिब्रास के दरमियान में पड़ी हुई है। अगर हम हाइट की या लेंथ की बात करें तो उसमें कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो कर रही है इंटरवर्टिब्रल डिस्क। तो जब देखा गया तो अगर हम देखें तो हमारे पास जो हमारी पूरे वर्टिब्रल कॉलम की जो लेंथ होती है या आप कह लो कि जो हाइट होती है उसमें जो है इंटरवर्टिब्रल जो डिस्क होती है ना हमारे ये IVD में जस्ट शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ इंटरवर्टिब्रल डिस्क को, ठीक है, कंफ्यूज नहीं करना आप लोगों ने। तो जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है ना 1/4 पार्ट जो होते हैं ना हमारे पूरे वर्टिब्रल कॉलम का तो वो हाइट जो होती है ना उसका रिस्पॉन्सिबल जो होती है ना वो हमारे पास इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है। अब हमारी जो इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है ना ठीक है इसके आगे हम डिटेल में भी पढ़ेंगे कि क्या इसके ऊपर जो है ना वो इसके चेंजेस होते हैं एंटीरियर पोस्टीरियर। तो जब लोड पड़ने के हिसाब से जब हम सीधा बिल्कुल स्ट्रेट खड़े होते हैं ना तो एंटीरियरली और पोस्टीरियरली स्ट्रेसेस की वजह से या उसकी जो शेप की वजह से हमारे पास कर्व्स जो हमने पढ़े हैं थोरेसिक कर्व होता है स्पाइन हमारे पास लंबर का होता है हमारे पास सर्वाइकल, तो वो कर्व्स भी किस वजह से आ रहे होते हैं इसी डिस्क की वजह से आ रहे होते हैं। ठीक है तो ये तो हो गई थी दो मेन पॉइंट। तो हमने देख लिया कि इंटरवर्टिब्रल डिस्क क्या होती है, हमने उसके दो मेन पॉइंट्स को देखा। अब जो हमारे पास मेन चीज आती है दैट इज स्ट्रक्चर। अब जो हमारी इंटरवर्टिब्रल डिस्क होती है ना उसके पास दो मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं विच इज ऑल्सो कॉल्ड फंक्शनल स्ट्रक्चर्स क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। उसमें एक हमारे पास होता है जी हमारा एन्युलस फाइब्रोसिस, आप लोगों ने नाम तो पढ़े ही होंगे एन्युलस फाइब्रोसिस, और सेकंड में हमारे पास जो चीज आती है दैट इज न्यूक्लियस पल्पोसिस। अब ये दोनों चीज़ें क्या होती हैं, अब जो एनुलस फाइब्रोसिस है और ये न्यूक्लियस पल्पोसिस है आपको मैं एक अगर रफ से डायग्राम से बताऊं तो फॉर एग्जांपल ये एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर है, ठीक है, इसके सेंटर में ये एक मटेरियल पड़ा हुआ है जेल लाइक जिलेटिनस मटेरियल पड़ा हुआ है। जो हमने बात की है ना कि एक वर्टिब्रा दूसरा वर्टिब्रा इनके दरमियान में जो डिस्क पड़ी हुई है। अब एक इस डिस्क को हम देखें ना खोल के तो ये अब ये जो हमारे पास ब्लू में जो आपको नजर आ रहा है ये एक रिंग सा इट इज कॉल्ड एनुलस फाइब्रोसिस, और जो सेंटर के अंदर जो जिलेटिनस मटेरियल पड़ा हुआ है इसको कहते हैं जी हम न्यूक्लियस पल्पोसिस। अब एनुलस फाइब्रोसिस का कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो हमारे पास इसके पास होते हैं कोलेजन फाइबर्स होते हैं, ठीक है, कोलेजन होता है बहुत ही कोर्स टफ किस्म का कोलेजन होता है। वो कोलेजन की आप कह लो कि एटलीस्ट
रेंज में अगर हम बात करें तो 15 to 25, ठीक है, कॉन्सेंट्रिक हमारे पास लेयर्स होती हैं, यानी कि 25 इस तरह से लेयर्स होती हैं और ये आपस में इस तरह से अरेंज हुए होते हैं कि इनके दरमियान जो एंगल होता है ना वो 30 डिग्री का होता है। किसका? ये जो कोलेजनस हमारे पास फाइबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये मिल के जो होता है ना, ये बैंड्स या लेयर्स जो होती है ना, ये मिल के जो हमारे पास एक टफ सा स्ट्रक्चर बनाते हैं, तो उसी को हम क्या कहते हैं जी? एनुलस फाइब्रोसिस कहते हैं। अगर हम बात करें अब न्यूक्लियस पल्पोसस की, तो न्यूक्लियस पल्पोसस जो होता है ना हमारे पास, वो कहते हैं कि एक हेल्दी डिस्क है ना, तो उसका 40 to 45% वॉल्यूम जो होता है, इट इज़ बिकॉज ऑफ न्यूक्लियस पल्पोसस। आपको पता ही चल रहा है ऑब्वियसली, ये देखें ऑलमोस्ट 40 to 55% जो होता है ना इसके अंदर जो वॉल्यूम होता है वर्टिब्रल डिस्क का, वो न्यूक्लियस पल्पोसस की वजह से ही होता है, ठीक है। अब इसकी कंपोजिशन की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट 90% इसके अंदर पानी होता है और जो बाकी बच जाता है फ्लूइड, वो हमारे पास होता है इसके अंदर, जो कि इसको रेजिस्ट कर रहा होता है कंप्रेशन के लिए। यानी कि जब हमारे पास कंप्रेसिव फोर्सेस आके लगती हैं डिस्क के ऊपर, तो पानी होता है और उसके अलावा कुछ जो 90% वाटर होता है, जो 10% फ्लूइड्स वगैरह होते हैं, जो इसको रेजिस्टेंट बनाते हैं कंप्रेसिव फोर्सेस के, कि कंप्रेशन को जो होता है वो बियर कर ले, ठीक है। ये तो हमने बात कर ली जनरल से कि एनुलस फाइब्रोसिस क्या होता है, उसके अंदर क्या किस चीज़ से मिलकर वो बना होता है। न्यूक्लियस पल्पोसस, उसकी क्या कंपोजिशन है, 90% वाटर है, 10% फ्लूइड्स होते हैं। ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जो उसको कंप्रेशन से रेजिस्टेंट कर रहे होते हैं। अब हम देखेंगे कुछ मैकेनिकल बातें कि अगर हमारे पास लोड पड़ रहा है, कुछ मूवमेंट्स हो रही हैं, तो किस तरह से चेंजेस आती हैं, किस तरह से स्ट्रेस जो होता है ना, वो एनुलस फाइब्रोसिस किस तरह से काम कर रहा होता है और न्यूक्लियस पल्पोसस किस तरह से काम कर रहा होता है। अगर हम बात करें जी मैकेनिकली, इनको बात करें इनके फंक्शन की, तो एनुलस जो होता है वो क्या होता है? एक स्प्रिंग के तौर पे एक्ट कर रहा होता है, कॉइल्ड स्प्रिंग के तौर पे। मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि एक टफ सा बैंड होता है, एक रिंग सा होता है, ठीक है, सर्कुलर सा, जिसके अंदर हमारे पास न्यूक्लियस पल्पोसस पड़ा होता है, बाहर पे वो एनुलस फाइब्रोसिस होता है। अब वो कहते हैं कि ये किस तरह से काम कर रहा होता है? ये टेंशन को होल्ड करके रख रहा होता है वर्टिब्रल बॉडीज़ की टुगेदर। फॉर एग्जाम्पल, एक वर्टिब्रल बॉडी ऊपर होती है, एक वर्टिब्रल बॉडी नीचे होती है। अब वो कहते हैं इनकी वजह से जो टेंशन आ रही होती है, तो अब वो इसने क्योंकि ये क्या कर रहा था? एक्सपैंड नहीं करने दे रहा होता है, न्यूक्लियस पल्पोसस को बाहर नहीं निकलने दे रहा होता कि बहुत ज़्यादा अगर लोड आ जाए, तो ये क्या कर रहा होता है? ये उसको अपनी जगह पे रोक के रखा होता है। इसने टेंशन को क्या किया होता है? होल्ड किया हुआ होता है। किसने? हमारे पास एनुलस फाइब्रोसिस ने। और जो न्यूक्लियस पल्पोसस होता है ना, ये हमारे पास एक बॉल बेरिंग के तौर पर काम कर रहा होता है, यानी कि लोड आता है उसको बेयर करता है, जब तक कि ये क्या करता रहता है कि इनकम्प्रेसिबल होता है, कंप्रेस नहीं करता। और ये क्या करता है जी? जैसे कंप्रेशन आता है उसको रेजिस्ट करता है। जैसे मैंने आप लोगों को बताया, इसके अंदर फ्लूइड होता है जो क्या कर रहा होता है? इसको इनकम्प्रेसिबल रख रहा होता है, यानी कि कंप्रेशन आता है तो उसको बेयर कर लेता है, बजाय इसके कि खुद कंप्रेस होकर चलो जी बाहर निकल जाए, ठीक है। तो ये होगी। अब वो कहते हैं कि अब हम बात करते हैं फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की बात। तो अगर हम फ्लेक्शन और एक्सटेंशन की मूवमेंट जब होती हैं, तो जब या फ्लेक्शन कर रहा है चाहे एक्सटेंशन कर रहा है, तो जो वर्टिब्रल बॉडीज़ होती है ना, वो किसके ऊपर रोल कर रही होती है? मैं आपको बुक से अगर डायग्राम से दिखाऊँ, जब भी फ्लेक्शन या एक्सटेंशन की मूवमेंट्स होती हैं, तो जो वर्टिब्रल बॉडी होती है ना, वो इंटरवर्टिब्रल डिस्क के ऊपर क्या कर रही होती है? रोल कर रही होती है। अब वो कहते हैं क्या होता है कि जब हमारे पास फ्लेक्शन एक्सटेंशन हो रही होती है, तो एक साइड पे तो डिस्क के हमारे पास कंप्रेशन आ रहा होता है, लेकिन दूसरी साइड पे हमारे पास क्या आ रहा होता है? टेंशन आ रहा होता है। मैं आपको थोड़ा सा और इसको खोल के दिखाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, ये हमारे पास हमारा एक वर्टिब्रा, ये हमारे पास हमारा दूसरा वर्टिब्रा, ठीक है, और ये सेंटर में हमारी पड़ी हुई है क्या जी? डिस्क पड़ी हुई है। अब फॉर एग्जांपल हमारा ये जो है ना, ये बेंड किया है हमने की फ्लेक्शन। फॉर एग्जांपल ये फ्रंट साइड है, हमारे इंटीरियर साइड है, ठीक है। हमने की फ्लेक्शन, जब फ्लेक्स करेगा तो क्या होगा? यहाँ पे ये कम होगा, तो जब ये कम हो रहा है, यहाँ पे क्या हो रही? आपस में कम हो रही है, यानी यहाँ पे क्या आ रही? कंप्रेशन। लेकिन यहाँ से क्या हो गई चीज़ें? ये दूर जाएंगे। जब यहाँ से दूर जाएं तो यहाँ पे कौन सी फोर्सेस आएंगी? टेंशन, यानी खींचने वाली फोर्सेस टेंशन, और दूसरी तरफ क्या हो रहा है? एक तरफ से खिंच रहा है, एक तरफ कंप्रेस हो रहा है। तो जिस तरह से कंप्रेस हो रहा है वहाँ पे कंप्रेशन की फोर्सेस आ रही हैं, लेकिन दूसरी तरफ उसको क्या फेस करनी पड़ी है? टेंशन की फोर्सेस फेस करनी पड़ी है। तो इस तरह से कंप्रेशन और टेंशन वगैरह की जो फोर्सेज होती है, जब हम मूवमेंट्स कर रहे होते हैं, तो सबसे ज़्यादा कॉमन जो होता है वो कंप्रेशन और ये टेंशन की फोर्सेज आ रही होती हैं। लेकिन जब हम रोटेट करते हैं, तो किस तरह का लोड लग रहा था? शेयर टाइप का लोड, ठीक है। जैसे किसी चीज़ को मैं रोटेट करूँ ना, अगर फॉर एग्जाम्पल मेरे पास मार्कर, इसको मैं रोटेट करूंगी, तो इसके ऊपर क्या होगा? एक साइड इसकी दूसरी तरफ, यानी कि शेयर टाइप ऑफ फोर्सेस है। आप अगर बायोमैकेनिक्स की आप लोगों ने स्टार्टिंग से वीडियोस वगैरह देखी हैं, या आप लोगों ने स्टार्टिंग से कॉन्सेप्ट्स लिए हैं, तो आपको बहुत अच्छे से पता होगा कि शेयर फोर्सेस कौन सी होती हैं, टेंशन फोर्सेस कौन सी होती है, कंप्रेशन फोर्सेस कौन सी होती हैं। तो ये बहुत ही बेसिक्स सी है, ठीक है। अब आगे हम बात कर लेते हैं कि अगर हम बेंडिंग कर रहे हैं, तो बेंडिंग करने से स्ट्रेस आता है, लेकिन अगर हम बेंड कर रहे हैं लेकिन साथ फ्लेक्शन कर रहे हैं, तो उसकी जो फोर्सेस होती है ना, 450 टाइम्स होती है ना, वो ग्रेटर हो जाती है, ठीक
ठीक है। फ्लेक्शन में और बेंडिंग अगर हम साथ में कर रहे होते हैं तो फोर्सेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, और डेली लाइफ में हमारे पास जो होता है वो कंप्रेशन की फोर्सेस वगैरह आ रही होती हैं। तो ये तो हमने बात कर ली सारी के कुछ मूवमेंट से रिलेटेड, ये किस तरह से स्ट्रेस आ रहा होता है, किस तरह से किधर कंप्रेशन लग रहा होता है, ये जनरल नॉलेज बातें थी। अब नेक्स्ट हम देख लेते हैं जिसका थोड़ा सा बायोमैकेनिकल बिहेवियर।